हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गैलेक्सी। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने एक न्यू सीरीज़ की शुरुआत की थी जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जो हमने लिया था वो था जीओसी। एंड आज हम बात कर रहे हैं जो कि हमने सेकंड चैप्टर उठाया था जो कि था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से, वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, सो केमिकल काइनेटिक्स की जब हम बात करें, शुरू में हम जो बात करते हैं तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का हम इंट्रो के बारे में पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन एक तरीके से। सो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आप बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, एक टॉपिक हमारे पास में 11th क्लास में जो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किसी भी रिएक्शन के, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है, थर्मो मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन, मतलब हीट का मोशन के बारे में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये स्पॉन्टेनियस होगी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो केमिकल काइनेटिक्स है वही ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन है वो रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगी, मतलब किस स्पीड से होगी। ठीक है, ये हमें बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली बात करता है किसके लिए, काइनेटिक्स का मतलब है एक तरीके से कि हमारी जो रिएक्शन है उसका रेट क्या है। ठीक है, ये रिएक्शन के रेट से डील करेगी, बेसिकली स्पीड ऑफ रिएक्शन से डील करेगी। और रेट का जो है बेसिकली, अगर मैं केमिस्ट्री की बात नहीं करूं, जनरल बात करूं कि रेट होती क्या है, रेट होती है किसी भी चीज़, कोई भी एक प्रॉपर्टी है उसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वो होता है हमारे पास में रेट। सो अगर अब मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स का, तो केमिकल काइनेटिक्स का मैंने आपको बता दिया है कि ये बेसिकली हमें रिएक्शन के रेट के बारे में बताती है। ठीक है, एंड सेकंड जो यहाँ पर जो मेन बात आएगी वो ये आएगी कि जो रिएक्शंस होती हैं हमारे पास में दो टाइप से होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस भी होती हैं और रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी होती हैं, मतलब बहुत सारी रिएक्शंस हैं। लेकिन मेनली हम लेके चलें कि एक तो हमारे पास है एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बताया मैंने, देखिएगा जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली हमने दो टाइप से ले ली है। ठीक है, एक तो हमारे पास होगी एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी होगी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन, या बोल सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन को हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। और ये क्या होती है हमारे पास में, ये हमारे पास में होती है मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन। जो एलिमेंट्री रिएक्शन है ना वो एक ही स्टेप में होगी, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाऊं एक एलिमेंट्री रिएक्शन का, तो वो कुछ ऐसा होगा। देखिएगा आप क्या करते हैं, इधर ये जो हमारे एक्स एक्सिस है इस पर लेते हैं रिएक्शन का प्रोग्रेस, क्या लेते हैं, रिएक्शन का प्रोग्रेस। ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस पे एक्सिस है इधर क्या लेते हैं हम, इनकी पोटेंशियल एनर्जी, क्या लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास में है रिएक्टेंट। और रिएक्शन दो टाइप की होती है, आपको पता होगा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। मैं एक आपको जो यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ ये कुछ ऐसा बना रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कम है। तो जैसे ही आप डेल्टा ई निकालेंगे रिएक्शन का, डेल्टा ई वो होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये नेगेटिव आए तो एक्सो और ये डिफरेंस अगर पॉजिटिव आए तो एंडो। यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की साइड बढ़ रही है। ठीक है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं इनका एनर्जी का, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, मतलब कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का हमारे पास में क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि जब आप एनर्जी प्रोडक्ट यहाँ ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कम है तो ये टोटल पॉजिटिव आएगा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ इंटरमीडिएट नहीं बनेगी, यहाँ बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, लेकिन वहीं मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास में दो स्टेप, मतलब कि ये मान लो मल्टी स्टेप होती हैं, एक स्टेप भी हो सकता है, दो स्टेप भी, मल्टी इन्फिनिट स्टेप हो सकते हैं। लेकिन और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वन स्टेप, मतलब वो रिएक्शन जिसमें कि दो स्टेप होंगे। ठीक है,
टू स्टेप रिएक्शन, और जो भी रिएक्शन टू स्टेप होगी उसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा और दो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। देखिएगा कैसे, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक टू स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आएगी। अब मैं बात करता हूँ, देखिएगा इधर क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, और इधर ही हमारे पास जो दो हम्प है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है। ये एक टू स्टेप रिएक्शन है जिसके अंदर इंटरमीडिएट बन रहा है। तो बेसिकली हमारे पास ये दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। हमें यहाँ ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन ये देखना था कि कौन कौन सी रिएक्शन हमारे पास में होती हैं, जो कि हम डिस्कस करते हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स में। तो वो हमारे पास में आ गई है मेनली एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब मैं बात करूँ उसके बाद में जो बात आती है, देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट के बारे में डिस्कस करते हैं, और उस रेट पर क्या क्या, वो जो रेट है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, वो सब इसी में ही हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूँगा तो जो मेन टॉपिक अपना आएगा, वो मेन टॉपिक इसमें आता है स्टोइकियोमेट्री का। आप सबसे पहले ये देखिएगा, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। आपको कोई भी मैं एक रिएक्शन देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये रिएक्शन दे दिया आपको, A+2B गिव राइज टू 4C, ठीक है। अब इस रिएक्शन का मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर देखना चाहूँ तो वो क्या होगा, ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो आप एक मान लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे रिएक्टेंट स्पीशीज है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ए के आगे जो भी ये न्यूमरल लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो भी हमारा न्यूमरल लिखा हुआ है, ये इसका क्या है, ए का क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो इसके आगे लिखा हुआ, बी का आगे जो न्यूमरल लिखा हुआ है, ये क्या है, इसका बी का स्टोइकियोमेट्रिक, और ये सी का, ठीक है। सो 1 ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होगा, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होगा, और सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 होगा। और रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम ये जो हमारा रिएक्टेंट है, इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नेगेटिव ले लेते हैं। ये किस लिए लेते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि जब भी एक रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है, प्रोडक्ट की बढ़ती जाती है। तो इसके लिए हम डिकम्पोजिशन लेते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के लिए हम डिकम्पोजिशन लेते हैं कि वो डिकम्पोज हो रहा है, मतलब, ठीक है। और इसके लिए प्रोडक्ट के लिए क्या लेते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है। ये कंजप्शन हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मतलब इसकी कंजप्शन और इसकी फॉर्मेशन, रिएक्टेंट की कंजप्शन और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। तो ये मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर लेंगे रेट के बारे में। किसके बारे में, रेट के बारे में। पहले मैं आपको रेट के लिए जनरल 2-3 फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, एक कंसेप्ट बताऊंगा जो कि बेसिकली जेई मेंस एडवांस में हो सकता है, एडवांस में आपको काम आ जाए, लेकिन वो बेसिकली नेट गेट के लिए होता है, फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और उससे ड्राइव करेंगे रेट का फार्मूला। लेकिन जनरल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। ये क्या हो गया, रेट का फॉर्मूला हो गया। और इसकी अगर मैं यूनिट बताऊं तो क्या होगी, वो हो जाएगी मोल पर टाइम, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, ये फार्मूला आप कब लगाएंगे, जब वॉल्यूम जो है ना मीडियम की, सिस्टम की वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगी तो आप इसके डिवाइड में v लगा देंगे, और v का मतलब क्या है, इधर v का मतलब क्या है, इधर v डिनोट करता है वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो रेट कांस्टेंट है, ये किस में चेंज हो जाएगा, मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है। ये हो जाएगी इसके लिए, मतलब कुल मिला के इसकी यूनिट, समझ भाई। इसके बाद में अगर ये सब हमें सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बात की हुई है हमारे पास में, लेकिन अगर गैसेस के लिए रेट, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हो और उसके लिए रेट लिखने पड़े हमें, तो रेट बात करेंगे, रेट लिखेंगे किन के लिए, अगर हमारे पास में गैसियस
स्पीशीज दी हुई हैं। तो उसमें इनमें क्या था, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, उसमें बात करेंगे हम चेंज इन प्रेशर। किसकी बात करेंगे, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, सो आप अगर इसकी यूनिट लिखेंगे रेट की तो वो ये आ सकती है एटमॉस्फेरिक पर यूनिट टाइम या फिर पास्कल पर यूनिट टाइम। कुछ नहीं है, बेसिकली प्रेशर की यूनिट लिख दी है, एक बार एटमॉस्फेरिक में लिख दी है और एक बार हमने पास्कल में लिख दिया। ठीक है, अब ये मैंने आपको 2-3 फॉर्मूला बता दिए हैं। एक तो पहले बताया था, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट थी तब वो फार्मूला बताया था। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो V से डिवाइड कर देना। गैसेज के लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को थोड़ी देर में लेता हूँ। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो है रेट। जो रेट लिखते हैं ना हम, देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन। जब मैंने केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रो पढ़ाया था तो आपको 2 रेट के बारे में बताया था। एक था, पहली जो रेट थी वो थी एवरेज रेट, और सेकंड जो थी हमारे पास में वो थी इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, ये ओवर आ पीरियड ऑफ टाइम में निकालते हैं, और ये किसी स्पेसिफिक कोई भी आपका जो भी पीरियड था, जो भी आपका टाइम था, उसे किसी एक पॉइंट पर निकाली हुई रेट है इंस्टेंटेनियस रेट। जब भी आप एवरेज रेट लेंगे तो उसको हमेशा डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब लार्ज चेंज लेंगे हम एवरेज रेट। जब भी इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करेंगे सो उसमें हम बात करेंगे स्मॉल चेंज की, जिसके अंदर आएगा dA/dt। ठीक है, ये ए को भी मैंने रिएक्टेंट ले लिया है। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट मैंने लिखा है, और अगर रिएक्टेंट है तो कंज्यूम होगा तो आप माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं हम जो हमारे पास ये जो मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन की। सबसे पहले जो रिएक्शन की रेट बताने के लिए शुरुआत हुई थी, वो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो लॉ ऑफ मास एक्शन आई थी। सो हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की पहले, फिर हम बात कर लेंगे रेट की, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी तभी पढ़ लेंगे। सबसे पहले अपने पास में आ गई है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या आ गई है, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसने क्या कहा था, मैं कोई भी एक्सटर्नल रिएक्शन लिख देता हूँ, A प्लस B गिव राइज टू C प्लस D। A B हमारे पास क्या है, कैपिटल A कैपिटल B क्या है, रिएक्टेंट, कैपिटल C और कैपिटल D क्या है, प्रोडक्ट। और ये जो हमारे पास में है ना, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या कहा, लॉ ऑफ मास एक्शन ने ये कहा कि जो रिएक्शन की रेट है ना जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हमारे पास अपना रिएक्टेंट है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू प्रोडक्ट, जो हमारा सेकंड जो रिएक्टेंट है उसकी पावर क्या हो जाएगा, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये कहा, किसने कहा, ये कहा लॉ ऑफ मास एक्शन ने, कि जो रिएक्शन की स्पीड है, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगी कि हमारे पास में जो रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, उन पर। क्या कहा, लॉ ऑफ मास एक्शन ने बताया कि स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज पर। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुए तो पता लगाया कि जो रिएक्शन की रेट है वो ये जो हमारे रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, इन पर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए इसके बाद एक हमारे पास लॉ आई थी जो कि थी रेट लॉ, उसने फिर इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था और वो हम अभी देखेंगे इसके बाद में, देखिएगा। और रेट लॉ पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ जो कि है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का। किसका, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, क्योंकि रेट का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ से भी
डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी क्लासेज जो है 11 12 में नहीं आता है, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा फॉर योर काइंड नॉलेज। इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास में वो क्या होता है, चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन क्या आएगा, सॉरी अपॉन क्या आएगा, स्टोकियोमेट्री ऑफ दैट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और स्टोकियोमेट्री को मैं कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्या है, स्टोकियोमेट्री को रिप्रेजेंट करने का सिंबल। सो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे हम, ये है चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन स्टोकियोमेट्री ऑफ दैट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। मतलब जिसकी अब बात एक्सटेंट, अब मैं आपको देखो बताता हूँ, ए प्लस बी गिव राइज टू सी प्लस डी और डी। यह कोई रिएक्शन है, ठीक है, टाइम 0 पर, ठीक है। मैं इसकी जो मोल्स थे वो मान लेता हूँ, कुछ ऐसे थे कि 2 मान लेता हूँ मैं, और इसके थे 4। और इनिशियली ये तो बनेगा नहीं, टाइम टी पर मैं बात करूँ कि इसका जो है, इसका 1 मोल रिएक्ट कर गया तो इस कितने बच गए, 1 मोल बच गया। और इसके मैं मान लूँ कि 1 मोल रिएक्ट कर गया, कितने बच गए, 3 बच गए। और इधर कितना बनेगा, इधर कितना बनेगा, क्योंकि टाइम 0 पर तो इनकी कंसंट्रेशन 0 थी, प्रोडक्ट बना ही नहीं था। किसी भी टाइम टी पर अगर देखेंगे तो ये कितने बनकर आएंगे, मैं ये मान लेता हूँ ये बना 1 और ये भी बना है 1, ठीक है। अब किसी भी रिएक्टेंट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। वो कैसे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन अमाउंट निकालना है। जैसे मैं बात करूँ ए का, ए के लिए अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालना है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉर ए निकालना है। इनिशियल कंसंट्रेशन 2 थी, फाइनल 1 है, ठीक है। तो इनिशियल जो थी हमारे पास में अमाउंट इनिशियल माइनस अमाउंट फाइनल अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, तो क्या होगा देखो, 2 थी, उसके बाद 1 होगी, कितनी बच गई, 2 - 1 अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए था तो 1/a। 1/a क्या हो गया, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो गया ए के लिए। ऐसे बी सी डी किसी के लिए भी हम निकाल सकते हैं। ये इसको बी नहीं डी कर लेना, ठीक है। तो ये होगी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का हम यूज करेंगे किसमें, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का हम यूज करेंगे रेट ऑफ कन्वर्जन में। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारी एक एक्सटेंसिव, अब रेट ऑफ कन्वर्जन देखते हैं, पहले देखिएगा रेट ऑफ कन्वर्जन। ये देखिएगा रेट ऑफ कन्वर्जन है जी, ROC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यह है रेट ऑफ कन्वर्जन, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन, वो बाद में आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन ने क्या बताया, रेट ऑफ कन्वर्जन ने क्या बताया, रेट ऑफ कन्वर्जन ने कहा कि जो हमारी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है अगर उसको हम डिवाइड कर देते हैं टाइम से, तो हमारा क्या आता है, रेट ऑफ कन्वर्जन आ जाता है। सो देखिएगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या था हमारे पास में, ये था, अपॉन क्या कर दें, dt कर दें, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा रेट ऑफ कन्वर्जन। और रेट ऑफ कन्वर्जन जो है वो एक तरीके से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो है ये अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ कन्वर्जन अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन पता ये लगाया कि टाइम के मतलब ये जो ऐसी क्वांटिटी अमाउंट जो है, अमाउंट वो टाइम का फंक्शन नहीं होती। पता ये चला कि कंसंट्रेशन जो है ना वो है फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बताया, जो कंसंट्रेशन है ना वो फंक्शन है किसका, टाइम का। सो अब रेट ऑफ कन्वर्जन यूज ना कर फिर हमने क्या यूज किया, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें कि हमने